नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज से 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। आज दोपहर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। हमले के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारत सेवा संघ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। कल एमएलसी चुनाव के लिए गोरखपुर में मतदान करेंगे। नवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजा करेंगे सीएम योगी। तो गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि नवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में ही पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत सेवा संघ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी। और नवमी क्योंकि खास दिन है, खास पर्व है और इस खास पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके मद्देनजर जो सुरक्षा है गोरखनाथ मंदिर की उसको बढ़ा दी गई है। हाल ही में जवानों पर हुए हमले के बाद से ही पुलिस फोर्सेस जो है वो एक्टिव है और सतर्क है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। तो नवमी पर कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो गोरखपुर दौरे पर हैं। आज से 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे सीएम योगी और नवमी के दिन यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अश्विनी, देखिए जो गोरखनाथ मंदिर के पास हमला हुआ, जवानों पर जो हमला हुआ, उसके बाद से तमाम फोर्सेस एक्टिव हैं। अब 3 दिन का दौरा है योगी आदित्यनाथ का, एक्शन में है पुलिस, अलर्ट है तमाम एजेंसियां। 3 दिन बेहद ही खास होंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का 3 दिवसीय दौरा, निश्चित तौर पर यह दौरा इसलिए खास होगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ था। वहां पर जवानों को घायल किया गया। जो भी जिस व्यक्ति मुर्तजा ने ये सब पूरा काम किया था उसको गिरफ्तार भी किया गया। अब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे क्योंकि गोरखनाथ मंदिर वो जगह है जहां पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं रोजाना वहां पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में कोई अगर गप्परी घटना होती तो निश्चित तौर पर कई लोगों की जान भी जा सकती है। निश्चित तौर पर ऐसे लेकर के तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे एलआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे तमाम अन्य एजेंसियां हैं, वो एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो मंदिर की सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई। साथ ही साथ अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ मुख्यमंत्री आवास जहां मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, निश्चित तौर पर वहां पहले पीएससी और पुलिस के हवाले सुरक्षा थी, लेकिन अब सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। जहां पर एंट्री गेट्स हैं वहां पर बाकायदा सीआरपीएफ के जवान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों जवान लगाए गए। निश्चित तौर पर सुरक्षा को दोनों जगह बढ़ाया गया, चाहे गोरखपुर मंदिर की बात करें या लखनऊ की बात करें, क्योंकि जो इनपुट्स हैं उनके आधार पर जो एटीएस जांच कर रही है उसके आधार पर यह है कि मुर्तजा किसी बड़ी घटना के फिराक में था, लेकिन उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो गई। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार गोरखनाथ मंदिर जाया करते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र में विशेष तौर पर उनका जाना न लगा था। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री वहां मौजूद होते और कोई घटना हो तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में देखते हुए बाकायदा पुलिस एक्टिव है और मुख्यमंत्री आज खुद जाकर के वहां का जायजा लेंगे कि आखिर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कितने कड़े, क्योंकि रामनवमी का त्योहार है। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता जुड़े हैं। हरेंद्र, गोरखपुर में सिक्योरिटी कितनी टाइट है? देखिए, खासतौर से जिस दिन से गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ उसके बाद से गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। खासतौर से आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी की जा रही है। अगर किसी के पास बैग या किसी तरह का सामान है उसको बाखूबी चेक किया जा रहा है। सभी गेट पर जितने पॉइंट हैं गोरखनाथ मंदिर के अंदर जाने के, सभी गेट पर सुरक्षा बल की महिलाओं के लिए महिला कांस्टेबल तैनात है चेक करने के लिए। तो खासतौर से अगर बात की जाए गोरखनाथ मंदिर की, तो गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, आज 3 दिन पहले एडीजी एसटीएफ गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से दौड़ा किए और पॉइंट टू पॉइंट निगरानी की, तो खास तौर से बुलेट प्रूफ जैकेट में तैनात होंगे यहाँ के सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो खास तौर से कहीं न कहीं आतंकी घटना को देखते हुए जिस तरह से यहाँ से गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में था अहमद मुर्तजा बस, तो इसको लेकर के खासतौर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
इन सब के बीच हरेंद्र देखिए, क्योंकि नवमी के दिन पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर, तो ऐसे में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। हालांकि कल ही ये जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा में सीआरपीएफ को भी अब इंक्लूड कर दिया गया है, उनकी 2 टुकड़ियों को इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गोरखपुर में चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। जी हाँ, आपने सही कहा कि गोरखपुर जिले के खासतौर से गोरक्षनाथ मंदिर के अगल बगल के जितने भी मोहल्ले हैं, सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लैस कर दिए हैं। लोगों की गतिविधियां पर नजर रखी जाएंगी और सीआरपीएफ के हवाले गोरक्षनाथ मंदिर को किया गया। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। कल उनका रूप अलग अलग तरह से देखने को मिलेगा। सुबह 8 बजे वो एमएलसी के लिए मतदान करने के लिए जाएंगे नगर निगम। उसके बाद 9 कन्याओं की पूजन गोरक्ष पीठेश्वर के रूप में गोरक्षनाथ मंदिर में अपने आवास में करेंगे। तो खास तौर से कल का मनोहर दृश्य भी देखने को मिलेगा, मनमोहक। और खास तौर से सुरक्षा दृष्टि की अगर बात की जाए गोरखपुर जिले की, तो हर चौराहे पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और खास तौर से लोगों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। ठीक है, इन सब के बीच अश्विनी, क्योंकि गोरक्षनाथ मंदिर पर हमला हुआ है, ठीक है, वहां पर माफ कीजिएगा, वहां पर जो जवान थे उन पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम साबित हुए। इन सब के बीच कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये यूपी डायल नंबर्स पे तमाम मैसेजेस आते थे, इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे, मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इसको बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जबरदस्त सिक्योरिटी की जरूरत है क्योंकि 3 दिन वो यहाँ पर रहेंगे। बिल्कुल, अगर बात करें मुख्यमंत्री को इससे पहले भी तमाम बार धमकियां मिली हैं, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे डायल 112 के माध्यम से, तमाम अन्य तरीके से। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो जांच एजेंसियां हैं, जो खुफिया तंत्र है, वो काफी एक्टिव है, क्योंकि मुख्यमंत्री को ऐसा माना जाता है कि खतरा है। तमाम जो आतंकी संगठन है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अपने निशाने पर लेना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पहले से ही मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी है वो हाई सिक्योरिटी है। पहले दिनों में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जहां पर 5 KD है, जहां पर निवास है मुख्यमंत्री का, वहां पर आम जो लोगों का जाना आना आराम से हो जाता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद जब खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिलता है लगातार कि मुख्यमंत्री की जान खतरा हो सकता है, तो ऐसे में उन रास्तों को बंद किया गया जहां से जो उनके सीधे आवास के लिए आता। निश्चित तौर पर अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में भी जो 3 दिवसीय दौरा है उसको लेकर के तमाम जो आलाधिकारी है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहां रहेंगे और सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम किए जाए। हालांकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा अपने आप में बेहद ही सचेत होती है, पहले से ही इतनी सुरक्षित उसको माना जाता है, अभेद माना जाता है। लेकिन सबके बावजूद भी जो आलाधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई गलती हो। निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला होता है, पुलिस के PSC जवान होते घायल होते, अगर शायद ये पकड़ा नहीं जाता तो ये मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करता और वहां भी कोई हादसा हो सकता था। निश्चित तौर पर इसको लेकर के खुफिया एजेंसी लगातार जांच कर रही है, ATS जांच कर रही है, STF जांच कर रही है और ज्यादा से ज्यादा इनपुट जुटाया जा रहा है। क्या जो हमला हुआ है उसमें मुख्यमंत्री को भी टारगेट करने का एम था, क्या मुख्यमंत्री को निशाने पर लेने की साजिश थी? निश्चित तौर पर इन तमाम पहलुओं को लेकर के जांच हो रही है। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो मंदिर के आसपास के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस बल, LIU तमाम अधिकारी तैनात किए जो सादी वर्दी से लेकर के वर्दी में यानी कि फुल टाइट सिक्योरिटी है। हरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी टेट के परीक्षार्थियों का आज इंतजार खत्म हो जाएगा। दोपहर 2 बजे यूपी टेट 2021 के रिजल्ट जारी होंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होंगे टेट के रिजल्ट। updeled.gov.in पर अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकेंगे। 19 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी टेट की परीक्षा दी है और इसके रिजल्ट्स जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी होंगे आज। तो इंतजार जो है वो अब खत्म हो जाएगा यूपी टेट के परीक्षार्थियों का जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज रिजल्ट सामने आएंगे सबके लिए। 2 बजे का जो वक्त है बताया जा रहा है जब रिजल्ट्स वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे। तो updeled.gov.in पर आप रिजल्ट देख सकेंगे। 2 बजे रिजल्ट जारी हो जाएंगे।
यूपी टेट के जो परीक्षार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, यूपी टेट के जितने भी परीक्षार्थी हैं उनका इंतजार खत्म हो जाएगा, 2 बजे रिजल्ट्स सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, यूपी टेट को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी हंगामा हुआ। एक बार एग्जाम भी कैंसिल करना पड़ा क्योंकि पेपर आउट हो गया था। पहले जो प्रोग्राम था उसके अनुसार 25 मार्च को रिजल्ट आना था, 25 फरवरी को रिजल्ट आना था। लेकिन जिस तरह से पेपर लीक हो गया और दोबारा से एग्जाम कराया गया तो उसके चलते अब 8 तारीख को यानी कि आज के दिन रिजल्ट आएगा। कल इस जो टेट थी उसके आंसर की आ चुकी थी। निश्चित तौर पर 19 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके भाग्य का फैसला आज होगा कि आखिर इसमें कौन सफल रहा और कौन असफल रहा। निश्चित तौर पर जो एग्जाम हुआ था, पहली बार होना था, उसको लेकर के काफी तैयारियां की गई थी। इन तैयारियों के बावजूद भी पेपर लीक हो गया था। निश्चित तौर पर उसके बाद तमाम लोगों पर कार्रवाइयां भी और दोबारा से पेपर कराया गया। 23 जनवरी को पेपर कराया गया और आज उसका रिजल्ट आ रहा। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो यूपी में सार्वजनिक खरीद को लेकर सख्त व्यवस्था, जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद को अनिवार्य किया। सीएम के निर्देश पर सख्त की गई खरीद व्यवस्था 2017 से 18 से लेकर अब तक के 20,760 करोड़ की खरीद हो चुकी है। 2017 से 18 से पहले जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद शून्य थी। सेवाओं को जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने वाला यूपी पहला राज्य है। तो सेवाओं को जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने वाला यूपी पहला राज्य है। ये जो पोर्टल है ये जनता के लिए बनाया गया, इसको सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और पहले इसके रिजल्ट्स खास नहीं थे, लेकिन अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो खरीद कर रहे हैं इस पोर्टल से। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर हम देखें तो सेवाओं को जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है सबसे पहले तो, और परसेंटेज में भी थोड़ी ज्यादा देखी गई है बढ़ोतरी। 2017 में जब भाजपा सरकार आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, उसके बाद जो विभागों में खरीद फरोख्त होती थी चीजों की, उसमें पारदर्शिता की बात की। निश्चित तौर पर उसके बाद जेम पोर्टल के माध्यम से तमाम जो विभाग है वो अपनी खरीदारी करेंगे, ऐसा निर्देश दिया गया। तमाम जो विभाग है उन्होंने जेम पोर्टल को अपनाया। निश्चित तौर पर लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा 2017 से लेकर अब तक खरीदारी की जा चुकी है। इसके अलावा जो जेम पोर्टल के माध्यम से ही तमाम जो टेंडर होते हैं उनकी भी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। निश्चित तौर पर नगर निगम की बात करें, नगर निगम अभी तक जो कर्मचारी रख रहा था वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रख रहा था, लेकिन अभी कल ही एक निर्णय परसों हुआ है कि जिसमें जेम पोर्टल के माध्यम से ही कर्मचारियों को, कंपनियों को अलॉट किया जाएगा काम। निश्चित तौर पर जब जेम पोर्टल के माध्यम से काम अलॉट होता है तो पारदर्शिता जिसकी बात मुख्यमंत्री करते हैं, जिसकी बात सरकार करती है, जिसकी बात भाजपा करती है, वाकई में वो जमीन पर उतर पाती, क्योंकि आज जब जेम पोर्टल बाकायदा पूरी डिटेल होती है उस पर क्या काम होना है और किस कैटेगरी का काम कौन ले सकता है, इन तमाम चीज बिंदुओं पर विचार किया था, उसके बाद ही काम दिया जाता। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, देश में सब नंबर 1 पर बना हुआ जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी करने के लिए। निश्चित तौर पर सब पारदर्शिता जो है वो बरकरार है, वो बेहतर तरीके से क्वालिटी की चीजें मिल रही हैं और तमाम जो वहां पर जेम पोर्टल पर रहता है कि चीजें जो सरकार को है वो सस्ते दामों में मिलती है, क्योंकि जब एक कोई व्यक्ति विशेष सप्लाई करता है तो अपने मनमाने दाम वसूलता है, जबकि जेम पोर्टल पर तमाम लोग हैं जो सप्लायर का काम करते हैं और ऐसे में कंपटीशन होता है कि सस्ते से सस्ते और बेहतर से बेहतर चीजें कौन उपलब्ध कराएगा। निश्चित तौर पर उसी का फल है कि उत्तर प्रदेश इस समय नंबर 1 पर बना हुआ जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के मामले में। जी बिल्कुल, इसका उद्देश्य ही यही था कि घर बैठे जो लोग सरकार से जुड़ना चाहते हैं बिजनेस के जरिए, उनको बिजनेस मिल सके, उनकी खरीदारी, अगर वो कुछ शेयर्स या कुछ चीजें खरीदना चाह रहे हैं तो वो भी खरीद सके। और इस मामले में अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल के परसेंटेज में काफी ज्यादा बढ़ोतरी। आप बने रहिए अश्विनी हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज एमएलसी चुनाव के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान है। 12 अप्रैल को आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे। एमएलसी चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर है, तो जबरदस्त टक्कर है एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। हालांकि काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो गया है,
9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर, मुकाबला जबरदस्त है। 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित तो हो चुके हैं, लेकिन 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, काउंटडाउन स्टार्ट है एमएलसी चुनाव को लेकर। 9 यानी कि कल वोट डाले जाएंगे और 12 को रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 36 विधान परिषद की निकाय सीटें हैं, उन पर चुनाव होना। निश्चित तौर पर 36 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध कब्जा कर लिया। निश्चित तौर पर अब 27 सीटें उत्तर प्रदेश में बची हुई हैं जिन पर चुनाव होना है। अगर बात करें पूर्व में जो एमएलसी थे, वो जो विधान परिषद था, वहां पर सपा का वर्चस्व था, जिससे कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दे थे जो सरकार उठाती थी, लेकिन विधान परिषद में पास न होने के कारण रह जाते थे। लेकिन जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है कि 9 एमएलसी पहले से ही निर्विरोध चुन लिए गए, तो निश्चित तौर पर इसमें भाजपा की बढ़त मानी जा रही है। ऐसे में भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो विधान परिषद में भी मजबूत होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में जब विधानसभा चलेगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को फायदा रहेगा। साथ ही साथ जो तमाम बिल से लेकर के तमाम चीजें, मुद्दे आते हैं जनता से जुड़े हुए, उनको जब उठाएगी, उनको पास कराने का समय आएगा तो उसमें भी आराम रहेगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें, कल वोटिंग होनी है, 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। 9 सीटों पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए। समाजवादी पार्टी भी हालांकि सीधे तौर पर अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन कितना दावे सफल होते हैं ये 12 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। जी, रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अश्विनी, देखिए, जो ये एमएलसी के चुनाव होते हैं उसमें जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो वोट डालते हैं, विधायक वोट डालते हैं और स्थानीय सांसद वोट डालते हैं। इसके अलावा नगर निगम के लोग वोट डालते हैं, नगर पंचायत के सदस्य वोट डालते हैं। तो ऐसे में अगर हम अभी देखें मौजूदा स्थिति में, तो सबसे ज्यादा संख्या तो बीजेपी के विधायकों की है, सबसे ज्यादा संख्या तो बीजेपी के सांसदों की है। तो मुकाबला क्या रह जाता है फिर बावजूद भी इसके? बिल्कुल, मुकाबले की बात का सबसे बड़ा जो प्लस फैक्टर होता है, जो प्रधान वोट डालते हैं, जो सबसे ज्यादा बीडीसी वोट डालते हैं, और जो नगर पालिका होती है उनके अध्यक्ष, उनके सदस्य वोट डालते हैं। निश्चित तौर पर इन पर भाजपा की पहले से ही बेहतर पकड़ है, विधायक तो पहले से ही उनके पास ज्यादा है। निश्चित तौर पर जब ये वोट करेंगे प्रधान, जो कहीं ना कहीं सरकार के हमेशा पक्ष में वोट डालना चाहिए, क्योंकि उसके तमाम समस्याएं अपनी भी होती हैं, उसको विकास चाहिए होता अपने गाँव में, तो निश्चित तौर पर वो सीधे तौर पर सरकार से उम्मीद करता है। तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि ये चुनाव एमएलसी का जो होता है निकाय का, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का होता है। जहां समाजवाद 2017 का देखिए, उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जमकर उठ पड़ा था, लेकिन इस बार परिस्थिति दूसरी है। आपने देखा कि किस तरह से जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उस दौरान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग हुई, और एक बार फिर ऐसा संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंपर वोटिंग होने होगी। जी, चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेरठ में टेंट के गोदाम में आग लग गई। टेंट का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। मेरठ के पोदीपाड़ा में टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद गोदाम में रखा टेंट का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये मेरठ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां टेंट में भीषण आग लगी, सारा सामान जलकर राख हो गया है। नुकसान भी हुआ है काफी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 4 गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद बहुत मुश्किल से इस आग पर काबू पाया जा सका। टेंट का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आप तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं ये आग कितनी जबरदस्त है, और सारा सामान जलकर खाक हो गया। संभल में पुलिस और गुर्जर गैंग में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाश को गोली लगी है। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। बदमाशों के पास से लूट के लाखों रुपए भी बरामद हुए हैं। पौष कॉलोनी आवास विकास के पास ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। मुठभेड़ में बदमाशों के पास से लूट के लाखों रुपए भी बरामद।
मुजम्मिल दानिश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, क्या जानकारी मिल रही है? मुठभेड़ में पुलिस को क्या बरामद हुआ है बदमाशों के पास से, और कितने बदमाश थे? मुजम्मिल, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो मुजम्मिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुजम्मिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि संभल में मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है और ये तीनों ही बदमाश लंबे समय से फरार चल रहे थे। ये गुर्जर गैंग है जो चोरी, लूट, डकैती जैसी वारदात को अंजाम देकर भाग जाते थे। पुलिस और गुर्जर गैंग में मुठभेड़, पुलिस भी घायल है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं, लेकिन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मुजम्मिल दानिश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ को लेकर? ये बदमाश कहाँ के रहने वाले थे? कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको अंजाम दे चुके हैं और कब से फरार थे? तो मुजम्मिल से हमारा संपर्क टूट गया है। पुलिस और गुर्जर गैंग में मुठभेड़ का मामला संभल से आया है और मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है।